हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग अप्रैल सेकंड वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने अप्रैल फर्स्ट वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था। उसके बाद से आप लोगों को कोई वीडियो नहीं मिल पाया था। क्यों नहीं मिल पाया था उसके पीछे का सारा रीजन आप लोगों को पता होगा। जो लोग चैनल पर बने हैं उनको सारे लोगों को पता होगा। फादर की तबीयत मेरी थोड़ा ख़राब थी, कोविड पॉजिटिव थे वो। मुझे भी टाइफाइड हुआ था। घर में एक दो तीन लोग और मतलब लगभग 4 लोग कोविड पॉजिटिव थे। तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था, सब कुछ इसी में हेक्टिक चल रहा था। तो इस वजह से वीडियोज़ आना बंद हो गया था। अभी लोग धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपसे आप लोगों को वीडियो जो है धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया, आप लोगों को पता होगा। अपनी तैयारी आप लोग जोर से स्टार्ट करके रखिए, ठीक है। वीडियोज़ अब आप लोगों को धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि लोग धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। और जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं धीरे धीरे आप लोगों को सारे वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा एग्जाम से पहले तक, ठीक। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अप्रैल सेकंड वीक की डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम लोग मई की भी स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद में हम लोग मई थर्ड वीक की डिस्कस करेंगे, फिर मई लास्ट वीक की करेंगे, फिर अप्रैल थर्ड वीक की और अप्रैल फोर्थ वीक की। पैरेलली सारी चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों को कंप्लीट करा दी जाएंगी, ठीक है। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो की स्टार्टिंग में बोलता हूँ, यहाँ पर मैं फिर से बोलूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जितनी देर में मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा इतनी देर में आप लोग खुद से इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आंसर सही होगा या गलत होगा ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, लेकिन आप लोगों को आंसर देना जरूरी है, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों की तैयारी किस लेवल तक है, पर तैयारी चल भी रही है या नहीं चल रही है। सारी चीज़ें आप लोगों को पता होती रहें। मुरारी बाबू की कथा के तरीके से, सत्यनारायण स्वामी की कथा के तरीके से इसको नहीं सुनना है कि वीडियो खत्म होगा लास्ट में चरणामृत और पंजीरी वगैरह मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और अगर इस तरीके से आप लोग सुन रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। कान खोल लीजिए, ध्यान से सारी चीज़ों को सुनिए और आप लोग प्रॉपरली इन्वॉल्व रहा करिए। जितनी देर में क्वेश्चन अगर पढ़ता हूँ आप लोग उसको आंसर देने की कोशिश किया करो। और भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें आप लोग अपनी इन्वॉल्वमेंट मतलब लगाओ, आप लोग उसमें इन्वॉल्व रहो, जिससे कि आसानी से आप लोगों की चीज़ें दिमाग में बैठ जाएँ, बाद में इसको बार बार याद करने की ज़रूरत ना हो, ठीक। तो बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे क्वेश्चन से चीज़ों को डिस्कस करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। As per SEBI's revised framework on AMC's contribution to set up LPCC, AMCs are required to contribute how much amount as share capital for setting up LPCC by mutual funds? LPCC को स्थापित करने के लिए AMC पर सेबी के संशोधित ढांचे के अनुसार AMCs को म्यूचुअल फंडों द्वारा LPCC की स्थापना के लिए शेयर पूंजी के रूप में कितनी राशि की आवश्यकता होगी। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा 150 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। 150 करोड़ रुपए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इन सभी के फुल फॉर्म्स हमको पता होने चाहिए। AMCs क्या होता है, LPCC क्या होता है, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि LPCC में C का क्या मतलब होगा, AMCs में M का क्या मतलब होगा। तो हम लोग वहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं और ये पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसी गलतियाँ हम लोग ना करें, इसलिए इसके फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं। AMC का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है ना। AMC का मतलब हो जाएगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। LPCC की अगर हम लोग बात करें तो LPCC का मतलब हो जाएगा लिमिटेड पर्पज क्लियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक। तो सेबी ने अभी हाल ही में म्यूचुअल फंड्स के AMCs द्वारा LPCC को स्थापित करने की गाइडलाइंस को मॉडिफाई किया है। और सितंबर 2020 में सेबी ने अपने एक वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशन के बाद में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को LPCC सेटअप करने की अनुमति दी थी। और उस टाइम पर कुछ बेसिक गाइडलाइंस भी जारी की गई थी। कब? सितंबर 2020 में। और उसी बेसिक गाइडलाइंस में अब कुछ चेंजेस किया गया है, ठीक है ना। और इस चेंजेस के तहत AMCs को म्यूचुअल फंड्स के द्वारा LPCC सेटअप करने के लिए 150 करोड़ रुपए शेयर कैपिटल के रूप में कंट्रीब्यूट करने होंगे। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, यही इसका आंसर होगा। सेबी की यहाँ पर बात हुई है, मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अजय त्यागी, ठीक है, इसके चेयरमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे। As per the IMF's World Economic Outlook report, what is the projected GDP of India for the financial year 22 and financial year 23 respectively? IMF की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 23 के लिए क्रमशः भारत की अनुमानित GDP क्या है, ये इसमें पूछा गया है। और ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 12.5% और 6.9%, ठीक है। 12.5% और 6.9% इसका आंसर हो जाएगा। और अभी IMF का जनवरी में जो प्रोजेक्शन था वो 11.5% था और 6.8% था क्रमशः। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए जो है 11.5% था, फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए 6.8% था, जिसे अब रिवाइज कर 12.5% और 6.9% कर दिया गया। ये बात हो रही है अप्रैल की। हालांकि अभी नया प्रोजेक्शन जब आएगा तो इसमें चीज़ें और कम हो जाएंगी, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब संकट के दौर से गुजर रही है। तो ये सारी चीज़ें अभी कम हो जाने वाली हैं। IMF की यहाँ पर बात हुई है। IMF यानी कि इसका IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, वाशिंगटन DC,
वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा ये इसके एमडी हो जाएंगे, किसके, आईएमएफ के, क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। अगला देखेंगे, व्हाट इज द एप्लीकेबल एवरेज बेस रेट सेट बाय आरबीआई फॉर द लोन्स दैट आर बोरोड फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी, एमएफआईज फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस से लिए गए ऋणों के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित औसत आधार दर क्या है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर होगा 7.81% ऑप्शन नंबर बी। 7.81% ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ एक बार आप लोग आंसर देने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। और ये बेस रेट जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 से जो है 15 बेसिस पॉइंट कम है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 में, ठीक ना, फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 में ये बेस रेट जो है वो 8 पॉइंट कितना था, 71 था। इससे ये जो है 15 बेसिस पॉइंट कम है, यानी कि 8.76 था, सॉरी 8.76 था, इससे 15 बेसिस पॉइंट ये कम है, तो ये कितना है, 7.86 है, ठीक है ना। और यहाँ पर बात हुई है बेस रेट की, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बेस रेट की, देखिए ना, यहाँ पर बात हो रही है बेस रेट की। तो क्या है ये बेस रेट, ये बेस रेट क्या है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक ना। तो मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है, ये बेस रेट जो होता है ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है जो कि आरबीआई के द्वारा सेट किया जाता है। और इस बेस रेट से कम पर कोई भी इंडियन बैंक जो है, कोई भी भारतीय बैंक अपने कस्टमर्स को उधार नहीं दे सकती है, ठीक। किसी भी एमएफआई को एनबीएफसी के रूप में रजिस्टर करने के लिए मिनिमम नेट ओन्ड फंड के रूप में 5 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। ये कुछ एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक ना। किसी भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को एनबीएफसी के रूप में रजिस्टर करने के लिए मिनिमम नेट ओन्ड फंड के रूप में 5 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और नॉर्थ ईस्ट रीजन जो होता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये अमाउंट जो है वो 2 करोड़ रुपए हो जाता है, ठीक ना। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 7.81% हो जाएगा। बेस रेट क्या होती है ये भी आप लोगों को बता दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has recently been appointed as the new chairman and managing director of the Small Industries Development Bank of India, यानी कि सिडबी। इसमें पूछा गया है कि सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा यस रमन, ऑप्शन नंबर ए। यस रमन ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले हुआ करते थे, अब ये नहीं है, ठीक है। यस रमन जो है ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और करंट में यस रमन जी जो है वो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के सीईओ हैं और इन्हें अब सिडबी का नया सीएमडी बनाया गया है, ठीक ना। इससे पहले सिडबी के जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है सीएमडी हुआ करते थे। सिडबी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये लखनऊ यूपी में है। कहाँ पर, लखनऊ यूपी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which small finance bank has recently partnered with Axis Securities to offer banking and investment services to its customers through a 3-in-1 account? 3-in-1 खाते के माध्यम से अपने ग्राहकों को बैंकिंग और निवेश सेवाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में किस लघु वित्त बैंक ने एक्सिस सिक्योरिटीज़ के साथ में साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करो एक बार, आप लोग इसका आंसर एक बार खुद से दो। और जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर लिखे हैं इनका सबका हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर याद है तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताओ, ठीक है। और नहीं याद तो आप लोग याद करो, पता करो। हर क्वेश्चन के साथ में सारी चीज़ें आप लोग रिवाइज करते रहा करो, तो बहुत ज़्यादा बाद में याद करने की जरूरत नहीं होगी। आप लोग हेडक्वार्टर वगैरह याद करने जो बैठते हो, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 3-in अकाउंट के तहत जो है 3 तरह के अकाउंट प्रोवाइड किए जाएंगे जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। कौन कौन से अकाउंट होंगे मैं बता दे रहा हूँ, मोटा मोटा एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दे रहा हूँ। सेविंग अकाउंट हो जाएगा, ठीक है ना, एक सेविंग अकाउंट हो जाएगा जो कि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा मेंटेन किया जाएगा। एक डीमैट अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, डीमैट अकाउंट हो जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। इन दोनों अकाउंट को एक्सिस सिक्योरिटी के द्वारा मेंटेन किया जाएगा, ठीक। आप लोग फिर से समझो, व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद एक्सिस सिक्योरिटी, ठीक है ना। इसमें पूछा गया कि कौन सा स्मॉल बैंक एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ में पार्टनरशिप में 3-in-1 अकाउंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि टोटल 3 अकाउंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 1 2 3। पहला अकाउंट जो होगा वो होगा सेविंग अकाउंट, ठीक ना। पहला अकाउंट जो होगा वो सेविंग अकाउंट होगा और ये सेविंग अकाउंट है ये जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा मैनेज किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। बाकी 2 अकाउंट जो और हो जाएंगे वो डीमैट अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, और एक हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, ये दोनों अकाउंट जो हैं ये एक्सिस सिक्योरिटीज़ के द्वारा मेंटेन किए जाएंगे। किसके द्वारा, एक्सिस सिक्योरिटीज़ के द्वारा मेंटेन किए जाएंगे, ठीक।
स्मॉल फाइनेंस बैंक के मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल के रूप में कितने रुपए की आवश्यकता होगी, कितने फंड की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक के मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो ये है 200 करोड़ रुपए। कितना, 200 करोड़ रुपए, ठीक। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर होगा। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में होगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो अजय कंवल इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैंने बता दिया। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय, इक्विटास और उत्कर्ष, इन सभी का हेडक्वार्टर, एमडी, सीईओ सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर याद है तो आप लोग कमेंट करके बताओ। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ विच कंट्री दी सेकंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग वाज हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की दूसरी वर्चुअल बैठक हुई, ये इसमें पूछा गया है। इटली इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। इटली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंडिया की तरफ से फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने डेप्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव को 6 महीने तक और एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है, यानी कि दिसंबर 2021 तक करने का सुझाव दिया हुआ था, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें डेप्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव यानी कि DSSI की, ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस जितना हम लोगों को जानना था इतना हम लोगों ने जान लिया है, ठीक है ना। बस इतना ये जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF की सलाह पर G20 देशों के द्वारा 1 मई 2020 को इसका गठन किया गया था। किसका, DSSI का। वर्ल्ड बैंक और IMF के रिकमेंडेशन पर, उनकी सलाह पर 1 मई 2020, 1 मई 2020 को जो है डेप्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव इसका जो है गठन किया गया था, ठीक है ना। और G20 में कितने देश हैं, तो 20 देश हैं, आप लोगों को पता है, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर इसका आंसर इटली हो जाएगा। इटली की करेंसी क्या है, आप लोग कमेंट करके बताओ। इटली की करेंसी और कैपिटल दोनों आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। जितने भी कंट्रीज हम लोगों को नए आते हैं क्वेश्चंस में, उनकी कैपिटल और करेंसी हम लोगों को पता हो जाना चाहिए। कोई नया स्टेट अगर आ रहा है, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं कोई स्टेट आ रहा है, तो उसका गवर्नर कौन है, CM कौन है, एटलीस्ट इतनी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कोई नया देश आ रहा है, कैपिटल, करेंसी, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई बैंक आ रहा है, उसका हेडक्वार्टर, उसकी टैगलाइन क्या है, MD CEO कौन है, ये सारी चीज़ें हर क्वेश्चन के साथ में तैयार करते रहना चाहिए, ठीक। फिलहाल इसका आंसर इटली होगा। बढ़ेंगे आगे। Which country has recently virtually hosted the 2021 फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फिनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। किस देश ने हाल ही में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की 2021 की पहली वर्चुअल बैठक की मेजबानी की है, ये इसमें पूछा गया है। इंडिया इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। निर्मला सीतारमन और शक्तिकांत दास जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी। 2021 की पहली मीटिंग है ये। 2021 के लिए चेयरमैनशिप जो है वो इंडिया के पास है ब्रिक्स देशों की, ठीक। और इसकी थीम क्या है, 2021 के लिए थीम क्या है, ठीक है ना, ये आप लोग कमेंट कर कर बताओ। 2021 के लिए ब्रिक्स देशों की जो मीटिंग्स होने वाली है उसकी थीम क्या है, ये आप लोग कमेंट कर कर बताओ। पिछले कई सारे वीडियोज़ में आप लोगों को ये बार बार बताया गया है, ठीक है, तो वो आप लोग कमेंट कर कर बताना है कि इसकी थीम क्या है और इस बैठक में किन किन मुद्दों पर बात हुई, ये सब जानने की जरूरत नहीं। जितना जानना हम लोगों ने उतना जान लिया। इसकी थीम आप लोगों को कमेंट कर कर बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच बैंक इज द टेक्निकल एंड बैंकिंग पार्टनर ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड मधु क्रांति पोर्टल। कौन सा बैंक हाल ही में शुरू किए गए मधु क्रांति पोर्टल का तकनीकी और बैंकिंग भागीदार है, ये इसमें पूछा गया है। इंडियन बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है ना। इंडियन बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा ये पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। नेशनल बी बोर्ड ने इंडियन बैंक के साथ इस डिजिटल पोर्टल को जो है टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक MOU साइन किया हुआ है, ठीक है ना। मधुमक्खी उत्पादों के ट्रेसेबिलिटी के लिए ये पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेशनल बी बोर्ड यानी कि राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, बी का मतलब मधुमक्खी, ठीक है ना। तो ये जो है इंडियन बैंक इसका आंसर हो जाएगा। अब इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर, टैगलाइन और MD CEO आप लोगों को कमेंट कर कर बताना है। सिर्फ इंडियन बैंक का ही नहीं, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और यूको बैंक, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नेम द RBI's डिप्टी गवर्नर हु हैज रिसेंटली रिटायर्ड आफ्टर 4 years ऑफ सर्विस। RBI के डिप्टी गवर्नर का नाम बताइए जो कि हाल ही में 4 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। BP कानूनगो, ठीक। ऑप्शन नंबर सी BP कानूनगो इसका आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2017 में ये अपॉइंट किए गए थे RBI के गवर्नर के रूप में, ये अपॉइंट किए गए थे, तब से डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किए गए थे, तब से ये अभी तक इनका कार्यकाल रहा और ये अब जाकर रिटायर हुए हैं। नेक्स्ट,
हाउ मच फाइन हैज़ रिसेंटली बीन imposed by the SEBI on the promoters of Reliance Industries Limited for the violation of the takeover code regulations in 2000। 2000 में टेक ओवर कोड नियमों के उल्लंघन के लिए सेबी द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमोटर्स पर हाल ही में कितना जुर्माना लगाया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर है 25 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर है, ठीक ना, 25 करोड़ रुपए ऑप्शन नंबर है, ये इसका आंसर है। कितना जुर्माना लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया, क्यों लगाया गया, ये सब कुछ आप लोगों को याद होना चाहिए। सेबी के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमोटर्स पर लगाया गया, क्यों लगाया गया, ये सब कुछ आप लोगों को याद होना चाहिए। और 45 दिन के अंदर ये जुर्माना भर देना है, ठीक है ना, 45 दिन के अंदर ये जुर्माना भर देना है। नेक्स्ट, यूग्रो कैपिटल हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच बैंक टू लॉन्च ए क्रेडिट कार्ड नेम्ड ग्रो स्मार्ट बिजनेस फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। यूग्रो कैपिटल माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए ग्रो स्मार्ट बिजनेस नाम से क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए हाल ही में किस बैंक के साथ में साझेदारी की है, ये इसमें पूछा है। SBM बैंक इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। SBM बैंक इंडिया ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट कर बताओ किस नाम से लॉन्च किया गया है, ग्रो स्मार्ट बिजनेस, ठीक ना। किसने किसने मिलकर लॉन्च किया, यूग्रो कैपिटल और SBM बैंक इंडिया ने। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, हेडक्वार्टर वगैरह भी आप लोगों को कमेंट कर बताना है। नेक्स्ट, हाउ मच लोन अमाउंट हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू improve transport connectivity and road maintenance in चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर CKIC। चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक विकास गलियारा में परिवहन कनेक्टिविटी और सड़क के रख रखाव में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा हाल ही में कितनी ऋण राशि को मंजूरी दी गई है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और 484 मिलियन USD ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 484 मिलियन USD ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग इसकी वैल्यू INR में बात करें तो 3616 करोड़, ठीक है ना, इंडियन रुपीज़ में इसकी बात हो जाएगी। 3616 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ में इसकी बात हो जाएगी, ठीक। और ये लोन अमाउंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लोग जो है कमेंट कर बोलते हैं कि सर आप अलग से लोन अमाउंट का वीडियो बनाओ, ठीक है ना। तो अलग से वीडियो बनाने, लोन्स वगैरह का वीडियो अलग से बनाओ, तो अलग से लोन वगैरह का वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर कवर करते हुए चलते हैं। जब एग्ज़ाम वगैरह कोई लगेगा और टाइम मिलता है, टाइम अगर उस टाइम पर रहता है तो एक सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं कि एक लोन अमाउंट का जो है एक अलग से वीडियोस बना दिया जाए। लास्ट 6 मंथ में जो भी लोन्स वगैरह दिए गए हैं बैंकों के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा, मतलब जो सारी चीज़ें होंगी वो आप लोगों को उस टाइम पर देने की कोशिश पूरी की जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस जो हम लोग वीकली बेसिस पर कर रहे हैं, यहाँ पर हम इन चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं, तो यहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग नोट डाउन करिए ना, थोड़ी मेहनत आप लोग भी करिए, इसको नोट डाउन भी करके रखिए, ठीक। और ये जो चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है यानी कि CKIC है, ये ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट है, ठीक है। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट है। और यहाँ पर बात किसकी हुई थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, यहाँ पर बात हुई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, मनीला फिलीपींस में हो जाएगा। मसात्सुगु असाकावा इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री व्हिच इंडियन स्टेट इज द टॉप कंट्रीब्यूटर टू द स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स। वित्त मंत्रालय के अनुसार लघु बचत योजनाओं में किस भारतीय राज्य का शीर्ष योगदान रहा, वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। वेस्ट बंगाल ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स क्या है ये, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जिसमें कि नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड के तहत अच्छे ब्याज दर पर फंड जो है वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो क्या है स्मॉल सेविंग स्कीम्स, ठीक है। तो जैसे NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी स्मॉल सेविंग स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। PPF, ठीक है ना, ये भी स्मॉल सेविंग स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके से कई सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं। और इस स्कीम में कंट्रीब्यूशन के मामले में जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, इस स्कीम में कंट्रीब्यूशन के मामले में वेस्ट बंगाल टॉप पर था, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल के द्वारा, वेस्ट बंगाल के पब्लिक्स के द्वारा, वेस्ट बंगाल के लोगों के द्वारा स्मॉल सेविंग स्कीम्स में सबसे ज़्यादा जो है निवेश किया गया, सबसे ज़्यादा वहाँ पर मतलब पैसे वगैरह परचेज किए गए, वहाँ पर ये सारी स्कीम्स जो है उसमें निवेश किया गया वेस्ट बंगाल के द्वारा सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। और इसके तहत पूरे इंडिया में जितना कंट्रीब्यूट हुआ है, पूरे भारतवर्ष में जितना कंट्रीब्यूशन हुआ है, उसमें से लगभग 12 से 15% अकेले वेस्ट बंगाल का ही कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। लगभग 90,000 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किए गए हैं वेस्ट बंगाल के द्वारा
कितना 90,000, ठीक है ना, लगभग 90,000 करोड़ रुपए वेस्ट बंगाल के द्वारा स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जो है कंट्रीब्यूट किए गए हैं। सेकंड नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी वेस्ट बंगाल। कैपिटल इसकी कोलकाता हो जाएगी। सीएम ममता बनर्जी फिर से बन गई, जगदीप धनखड़ इसके गवर्नर हो जाएंगे। ये रही वेस्ट बंगाल की बात। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये आपके हवाले है, ये आप लोग कमेंट कर बताओ। ये इसका इनके सीएम और इनकी कैपिटल क्या है, ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। गवर्नर कौन कौन है इनके, ये सब कुछ आप लोगों को कमेंट कर बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज पर द रिसेंट डाटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हाउ मच लोन अमाउंट हैज़ बीन सैंक्शनड अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY बाय द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिंस इट्स लॉन्च इन 2015, ठीक है ना। वित्त मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई है, ये इसमें पूछा गया है। और 14.96 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। 14.96 लाख करोड़ रुपए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ये अमाउंट आप लोग याद रखो, मार्च 2021 तक का डाटा है ये, ठीक है ना। मार्च 2021 तक का ये डाटा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए, ठीक है। एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। ये 2015 में लॉन्च की गई थी। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं आने वाले टाइम पर, जिससे आप लोगों को काफ़ी डिटेल में इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक। और ये जो लोन अमाउंट है, ये जो मतलब कि ये जो 14.96 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया है, ये कितने लोगों को दिया गया है। नंबर ऑफ बेनिफिशरीज तो 28.68 करोड़, ठीक है ना। 28.68 करोड़ लोगों को 14.96 लाख करोड़ रुपए का लोन जो है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा बैंकों और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा मार्च 2021 तक दिया गया, ठीक। मुद्रा का मतलब क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा का मतलब हो जाएगा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इंडियाज फर्स्ट म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड हैज रिसेंटली इश्यूड बाय व्हिच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है, ये इसमें पूछा गया। गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभी हाल ही में इंडिया का पहला म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड इशू किया हुआ है। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, ठीक है ना। ये ग्रीन बॉन्ड क्या होता है ये आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए था, ठीक है। और जानते हैं इसके बारे में आगे ग्रीन बॉन्ड क्या है इसके बारे में आगे जानते हैं। पहले इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और कुछ जानते हैं। तो इस म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 150 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कितने रुपए इकट्ठा किए, तो 150 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। अब बात कर लेते हैं हम लोग ग्रीन बॉन्ड की। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, तो ये एक प्रकार का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए फंड इकट्ठा किया जाता है, ठीक है ना। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2009 में इसे, विश्व बैंक के द्वारा 2009 में पहला ऑफिशियल ग्रीन बॉन्ड जो है वो रिलीज किया गया था, ठीक। गाजियाबाद से पहले लखनऊ ने यूपी में म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किया हुआ है। मतलब कि गाजियाबाद से पहले यूपी में लखनऊ ने ये सारी चीज़ें ये बॉन्ड जो है इशू कर दिया था। अगर और आसान भाषा में समझें हम लोग तो गाजियाबाद यूपी का दूसरा शहर है जिसने म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किया है। इससे पहले लखनऊ ने जो है ये बॉन्ड इशू किया हुआ था। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। आरबीआई हैज रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट ओपन मार्केट परचेज OMP ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ हाउ मच अमाउंट अंडर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम GSAP 1.1। आरबीआई ने हाल ही में GSAP एक्विजिशन प्रोग्राम GSAP 1.1 के तहत कितनी राशि की सरकारी प्रतिभूतियों की पहली खुली बाजार खरीद की घोषणा की है, ये इसमें पूछा गया है। 25,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। 25,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और आरबीआई गवर्नर के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम के थ्रू ओपन मार्केट परचेज के माध्यम से फिनेंशियल ईयर 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में 1 लाख करोड़ रुपए की परचेज का टारगेट रखा गया है। कितने का, 1 लाख करोड़ रुपए की परचेज का टारगेट रखा गया, कब, फाइनेंशियल ईयर 22 के क्वार्टर फर्स्ट में, ठीक है ना, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। तो ये चीज़ें आप लोगों को जाननी है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनते चलिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा 25,000 करोड़ रुपए। और कुछ जानते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं इसके बारे में।
आसान भाषा में इसको समझते हैं। हालांकि पिछले वीडियोस में जो है ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर हम लोग जानेंगे, बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक मोटा मोटा ओवरव्यू हम लोग लेंगे, ठीक है ना। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से मनी सप्लाई को इकोनॉमी में रेगुलेट करने के लिए आरबीआई के द्वारा जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल्स को सेल और परचेज किया जाता है। नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझते हैं हम लोग क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है ना। ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से मनी सप्लाई को इकोनॉमी में रेगुलेट करने के लिए आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल्स, जिसको कि हम लोग टी बिल भी कहते हैं, ठीक ना, ट्रेजरी बिल्स को सेल और परचेज किया जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन मेनली जो होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उनका नाम हम लोग जान लेते हैं। तो पहले तो टी बिल होता है, जिसको हम लोग ट्रेजरी बिल के नाम से जानते हैं, ठीक ना। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होता है, जिसको कि हम लोग एसडीएल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में कैश मैनेजमेंट बिल्स भी होता है, यानी कि CMBS, कैश मैनेजमेंट बिल्स, ये भी होता है ना। तो ये 4 टाइप की जो होती हैं, ये 4 टाइप की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मेनली हम लोग पढ़ते हैं, बाकी तो कई प्रकार की होती हैं। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25,000 करोड़ रुपए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Flexiloans.com has recently partnered with which company to offer collateral free loans to MSMEs and freelancers? Flexiloans.com ने हाल ही में MSMEs और फ्रीलांसरों को संपार्श्विक मुक्त ऋण देने के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ये संपार्श्विक मुक्त, इसका ट्रांसलेशन इसी तरीके से हुआ था। अगर हिंदी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप लोग इंग्लिश भी पढ़ लिया करो, इसीलिए दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहता है। पेपाल ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पेपाल ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। पेपाल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक। 50,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा इसके माध्यम से। 50,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन इसके माध्यम से दिया जाएगा। Flexiloans.com इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? Flexiloans.com इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पेपाल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। FinCare स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू ए बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद विच इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी? FinCare स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में किस बीमा प्रदाता कंपनी के साथ में बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की हुई है, ठीक है ना। बैंक इंश्योरेंस क्या होता है ये आप लोगों को अब तक पता हो गया होगा। जो लोग नए हैं वो लोग, उनको भी पता होगा, पिछले वीडियोज़ में आप लोग जाकर देखो, कई बार बताया जा चुका है। और इसका जो आंसर हो जाएगा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो पराग राजा ये हो जाएंगे इसके MD और CEO किसके? भारतीय लाइफ एक्सा इंश्योरेंस के। FinCare स्मॉल फाइनेंस की भी यहाँ पर बात हुई है, तो FinCare स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा। और इसके MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो राजीव यादव, ठीक ना, राजीव यादव इसके MD और CEO हो जाएंगे। कुल मिलाकर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट, एज पर द रिसेंट डाटा ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री व्हिच कंट्री इज द टॉप FDI इन्वेस्टर इन इंडिया ड्यूरिंग द अप्रैल टू जनवरी 2020 टू 21। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश अप्रैल जनवरी 2020-21 के दौरान भारत में शीर्ष FDI निवेशक है, ये इसमें पूछा गया। सिंगापुर ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा, ठीक है। सिंगापुर ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। और इस डाटा के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2020 में जो है अप्रैल से लेकर जनवरी के दौरान FDI में जो है जितना निवेश हुआ था उसमें 28% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक ना। इस डाटा के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 में, 20 नहीं 21, ठीक है ना। इस डाटा के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 में जो है जो FDI निवेश हुआ है वो FDI निवेश जो फिनेंशियल ईयर 2020 में हुआ था उसकी तुलना में जो है 28% की बढ़ोतरी हुई है। इस तरीके से शब्दों का जाल समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा डाटा हम लोग यहाँ पर समझते हैं तो समझ में आएगा। अगर हम लोग बात करें फिनेंशियल ईयर 2020 की, ठीक है, तो फिनेंशियल ईयर 2020 में अप्रैल से लेकर जनवरी तक में जो है 42.34 बिलियन USD का FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ था इंडिया में। और अगर हम लोग बात करें फिनेंशियल ईयर 2021 के, फिनेंशियल ईयर 2021 के अप्रैल से जनवरी तक के बीच में ये जो है 54.18 बिलियन USD हो गया है, ठीक है ना। तो 20 में जो है 42.34 बिलियन USD था, 21 में जो है ये 54.18 बिलियन USD हो गया। तो लगभग ये 28% बढ़ा है, इसके बीच में जो है ये लगभग 28% की बढ़ोतरी हुई है। यही आप लोगों को समझाया जा रहा था। और सिंगापुर टॉप इन्वेस्टर है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर बात हुई है किसकी? यहाँ पर बात हुई है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की। तो इनके मंत्री कौन हो जाएंगे? अगर हम लोग बात करें मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो पीयूष गोयल,
कौन हो जाएगा? पीयूष गोयल जी जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो जाएंगे और ये महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which bank has recently acquired the stakes in Max Life Insurance to become a co-promoter? को-प्रमोटर बनने के लिए किस बैंक ने हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की 12.99% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है और इस अधिग्रहण के साथ ही अब वो उसका को प्रमोटर भी बन गया है, तो एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग एक्सिस बैंक हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बढ़ती का नाम जिंदगी, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो अमिताभ चौधरी जो है वो एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। एक्सिस बैंक की पूरी राम कहानी मैंने आप लोगों को बता दी है। यस बैंक, बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और यूको बैंक, इनकी राम कहानी आप लोग कमेंट कर मुझे बताओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER? हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये इसमें पूछा गया है, ये इसका हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पूनम गुप्ता ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और ये पूनम गुप्ता जी जो है ये वर्ल्ड बैंक की इकोनॉमिस्ट हैं और इन्हें जो है अभी हाल ही में NCAER के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया हुआ है और इन्होंने शेखर शाह जी को रिप्लेस किया हुआ है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया हुआ है? शेखर शाह जी को रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है ना, और ये पहली महिला डीजी हैं NCAER की। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला डीजी हैं ये। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें NCAER के हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। हु हैज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन दी 103rd डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग ऑफ दी वर्ल्ड बैंक IMF 2021 एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका? किसने हाल ही में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के प्रतिनिधि के रूप में विश्व बैंक IMF की 103वीं विकास समिति बैठक 2021 में भाग लिया? ये इसमें पूछा गया है। निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इस बैठक में कोविड-19 और वैक्सीनेशन पर चर्चा की गई। ठीक है ना, और ये निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका इन सभी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहाँ पर जो है पार्टिसिपेट किया हुआ था। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें निर्मला सीतारमण जी की तो ये फिनेंस मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है ये आप लोग कमेंट कर बताओगे। नेक्स्ट, फिनटेक स्टार्टअप मोबी सफ़र सर्विसेज हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स मोबी सफ़र वर्चुअल रुपे प्रीपेड कार्ड इन दी पार्टनरशिप विद विच बैंक? फिनटेक स्टार्टअप मोबी सफ़र सर्विसेज ने हाल ही में किस बैंक की साझेदारी में अपना मोबी सफ़र वर्चुअल रुपे प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया हुआ है? ये इसमें पूछा गया है। यस बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, मोबी सफ़र ने यस बैंक और एस बैंक और NPCI के साथ में मिलकर ये वर्चुअल रुपे प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया हुआ है। किस नाम से लॉन्च किया हुआ है? मोबी सफ़र वर्चुअल रुपे प्रीपेड कार्ड नाम से। ठीक है, यस बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। प्रशांत कुमार ये इसके MD और CEO हो जाएंगे। यस बैंक की पूरी कहानी मैंने बता दी। ICICI बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक और एक्सिस बैंक, इनका सबका हेडक्वार्टर, टैगलाइन और MD CEO आप लोग कमेंट कर बताओगे। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट, इंडियाज डेब्ट टू GDP रेशियो हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 74% इन 2019 टू व्हाट परसेंट इन 2020? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऋण से GDP अनुपात 2019 में 74% से बढ़कर 2020 में कितने प्रतिशत हो गया है? ये इसमें पूछा गया है। 90%, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा। ठीक है, 90% ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। डेब्ट टू GDP रेशियो जो होता है ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। डेब्ट टू GDP रेशियो ये क्या होता है? ठीक है ना, तो किसी भी कंट्री के द्वारा अपने डेब्ट्स को, अपने ऋण को पे करने की एबिलिटी को दर्शाया जाता है। ये इसके माध्यम से दर्शाया जाता है। नॉर्मली इसे परसेंटेज में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग इसको परसेंटेज में लिखते हैं। ये रेशियो जो है 2019 के एंड में 74% था, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, और 2020 के एंड में ये बढ़कर 90% हो गया है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेब्ट टू GDP रेशियो अगर बढ़ रहा है
तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस देश द्वारा अपने ऋण को चुकाने की कैपेसिटी कमज़ोर हो रही है। किसी भी देश का अगर डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है तो इसका साफ साफ मतलब ये होगा कि वो देश जो है वो अपने ऋण को, अपने द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने में असमर्थ हो रहा है, धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी कमज़ोर हो रही है ऋण को चुकाने के लिए। और अगर हम लोग इसके फॉर्मूला की बात करें, इसके डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो के फार्मूला की हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा टोटल डेब्ट ऑफ कंट्री, ये हो जाएगा टोटल डेब्ट ऑफ कंट्री अपॉन टोटल जीडीपी ऑफ कंट्री, ठीक है ना, अपॉन टोटल जीडीपी ऑफ कंट्री, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और आईएमएफ की यहाँ पर बात हुई है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ की बात हुई है, तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द कंपनी व्हिच हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड नॉन फंगिबल टोकन्स एनएफटी फॉर ऑक्शनिंग डिजिटल एसेट्स। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में डिजिटल संपत्तियों की नीलामी के लिए भारत का पहला ब्लॉकचेन आधारित गैर फंगिबल टोकन लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वजीर एक्स, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वजीर एक्स इसका आंसर हो जाएगा। बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बस जितना जानना था उतना हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया, इससे ज़्यादा यहाँ पर और कुछ भी जानना जरूरी नहीं है। विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद स्विच ऑन फाउंडेशन टू सेट अप दी फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी फंड दैट विल प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फॉर बाइंग सोलर पंप्स। हाल ही में किस बैंक ने फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी फंड स्थापित करने के लिए स्विच ऑन फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है, जो कि छोटे और सीमांत किसानों को सौर पंप खरीदने के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करेगा? ठीक है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। पीएनबी जो है वो स्विच ऑन फाउंडेशन के फर्स्ट लोन डिफॉल्ट गारंटी फंड को सपोर्ट करेगा, जिसके माध्यम से किसानों को सोलर पंप खरीदने के लिए फिनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा। फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी फंड, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी फंड क्या होता है, ये इसके बारे में भी थोड़ा समझाते हैं। तो फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी फंड बेसिकली ये एक प्रकार की व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई भी थर्ड पार्टी लेंडर को कंपनसेट करती है अगर कोई भी बारोवर डिफ़ॉल्ट या फ्रॉड करता है तो। और आसान भाषा में अगर हम लोग इसको समझें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लॉस के अगेंस्ट में जो इंश्योरेंस कराया जाता है उसको हम लोग फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी फंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की यहाँ पर बात हुई है, ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। एसएस मल्लिकार्जुन राव, एसएस मल्लिकार्जुन राव ये इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक की कहानी मैंने बता दी। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके बारे में आप लोगों को कमेंट कर बताना है। स्विच ऑन की भी यहाँ पर बात हुई थी, स्विच ऑन फाउंडेशन, ठीक है, तो ये जो स्विच ऑन फाउंडेशन है ये कोलकाता बेस्ड है, कोलकाता वेस्ट बंगाल बेस्ड ये फाउंडेशन है। ठीक है, अगला देखते हैं। Which payment bank has recently launched a new savings account named Rewards 123? ये नाम आप लोग याद रखिएगा। किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में एक नया बचत खाता लॉन्च किया है जिसका नाम Rewards 123 है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और इस सेविंग अकाउंट से अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन किए जाएंगे तो कई तरह के ऑफर्स और रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम जो है Rewards 123 रखा गया है। और इस सेविंग अकाउंट की जो एनुअल फीस होगी वो 299 रुपीज़ होगी, 299 रुपीज़ ये इसकी एनुअल फीस हो जाएगी। और यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो एयरटेल पेमेंट बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अनुव्रता विश्वास, अनुव्रता विश्वास ये इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। ठीक है, पेमेंट बैंक खोलने का रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी के द्वारा दिया गया था, ये आप लोग बताओ। किस कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद पेमेंट बैंक खोलने का निर्णय लिया गया? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये आप लोगों को कमेंट कर इसका आंसर बताना है। ठीक है, नहीं तो कम्युनिटी टैब में मैं इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप लोग इसका आंसर बताओ कमेंट में। अगला देखते हैं। टू प्रोवाइड ऑनलाइन पेमेंट्स सोल्यूशन व्हिच पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद जेपी मॉर्गन? ऑनलाइन भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए किस भुगतान गेटवे सेवा प्रदाता कंपनी ने हाल ही में जेपी मॉर्गन के साथ में भागीदारी की है? ये इसमें पूछा गया है। बिल डेस्क, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा।
बिल डेस्क के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बस इतना ही आपको यहाँ पर जानना था। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम इंडियाज फर्स्ट ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म व्हिच हैज रिसेंटली रिकॉर्डेड द हाईएस्ट मंथली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ऑफ ₹1000 करोड़। भारत के पहले ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसने हाल ही में 1000 करोड़ रुपए के उच्चतम मासिक लेन देन की मात्रा दर्ज की है। ये इसमें पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में RXIL भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक, RXIL। ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये 2016 में लॉन्च किया गया था। कब? 2016 में ये लॉन्च किया गया था। MSMEs के लिए इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म है ये। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सिडबी का ज्वाइंट वेंचर है ये। किसका? सिडबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सिडबी, इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है ये RXIL, ठीक है। SBI, ICICI बैंक, यस बैंक भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं। किसके? RXIL के जो हैं। और कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं? तो SBI, ठीक है, ICICI बैंक और यस बैंक, ये दूसरे जो हैं इसके स्टेक होल्डर्स हैं। और NSE और सिडबी का ये ज्वाइंट वेंचर है। 2016 में जो है ये लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। RBI has recently withdrawn all its restrictions imposed on which cooperative bank? RBI ने हाल ही में किस सहकारी बैंक पर लगाए गए अपने सभी प्रतिबंधों को वापस ले लिया है? इसमें पूछा गया है। यूथ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। यूथ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कोल्हापुर महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है ये, ठीक है। जनवरी 2019 में इस बैंक पर RBI के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे अभी अप्रैल में हटा लिया गया। आगे बढ़ते हैं। टू कमेमोरेट 127th ईयर ऑफ देयर सर्विसेज, PNB हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए डिजिटल इनिशिएटिव बाय व्हिच नेम? अपनी सेवाओं के 127 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में PNB ने हाल ही में किस नाम से एक डिजिटल पहल शुरू की है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है। PNB@ease, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। PNB@ease, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके माध्यम से सभी प्रकार की सर्विसेज अवेल की जा सकेंगी। देश भर के 165 लोकेशंस पर PNB के आउटलेट्स जो हैं वो वर्किंग हैं अभी। नेक्स्ट देखेंगे। सेबी हैज़ रिसेंटली imposed a penalty of ₹25 crores to which bank for mis-selling its additional Tier 1 bonds? सेबी ने हाल ही में किस बैंक को अपने अतिरिक्त Tier 1 बॉन्ड को मिस सेलिंग के लिए 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है? यस बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। यस बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। एज पर दी सेबीज रिवाइज्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट फॉर म्यूचुअल फंड्स, AMCs, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज have to submit their quarterly report QR within how many days from the end of the respective quarters? म्यूचुअल फंड के लिए सेबी के संशोधित रिपोर्टिंग प्रारूपों के अनुसार AMCs को संबंधित तिमाहियों के अंत से कितने दिनों के भीतर अपनी तिमाही रिपोर्ट जो है जमा करनी होगी, इसमें पूछा गया है, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 21 डे, ऑप्शन नंबर सी 21 डेज, ऑप्शन नंबर सी 21 डेज इसका आंसर हो जाएगा। सेबी ने अभी हाल ही में यानी कि अप्रैल में म्यूचुअल फंड के लिए रिपोर्टिंग फॉर्मेट को रिवाइज किया हुआ है, ठीक है। AMCs के द्वारा अब तक जो बाई मंथली और हाफ ईयरली बेसिस पर रिपोर्ट सबमिट की जाती थी उसे सेबी के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है और AMCs को ये बोला गया है कि रेस्पेक्टिव क्वार्टर के ख़त्म होने के 21 दिन के भीतर रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 21 डेज। नेक्स्ट देखेंगे। As per the recent amended Post Office Savings Account Scheme 2019, beneficiaries of the Government Welfare Scheme can open a basic saving account in which financial institutions? हाल ही में संशोधित डाकघर बचत खाता योजना 2019 के अनुसार सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी किन वित्तीय संस्थानों में एक बुनियादी बचत खाता खोल सकते हैं? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। फिनेंस मिनिस्ट्री ने अभी अप्रैल में पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम 2019, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट स्कीम 2019 को अमेंड कर दिया गया है। इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और इस स्कीम को अब पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट अमेंडमेंट स्कीम 2021 के नाम से जाना जाएगा। क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स के जो बेनिफिशरीज होंगे वो अब BSBDA
की तरह पोस्ट ऑफिस में भी बेसिक सेविंग अकाउंट खोल सकेंगे। अभी तक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स और आईपीपीबी में ये अकाउंट खोलते थे। अकाउंट मेंटेनेंस फीस को 100 रुपये से घटाकर 50 रुपये कर दिया गया है। 100 रुपये से घटाकर 50 रुपये कर दिया गया है। और क्या चेंज हुआ है, तो और जो है इस पर 2.75% का 2.75% पर एनम का इंटरेस्ट रेट दिया जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है ना। मिनिमम 10 रुपये डिपॉजिट किए जा सकेंगे इस अकाउंट में, और मैक्सिमम कितना भी मिनिमम 50 रुपये तक विड्रॉल किए जा सकेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी जो कुछ चेंजेस यहाँ पर किए गए थे। और चेंजेस के बाद में अब हम लोग इसको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स अमेंडमेंट स्कीम 2021 के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। ऑप्शन नंबर सी पोस्ट ऑफिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द बैंक विच हैज रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड इट्स फर्स्ट सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट SOFR linked trade borrowing transactions from an American lenders वेल्स फार्गो बैंक। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में अमेरिकी ऋणदाता वेल्स फार्गो बैंक से अपना पहला सुरक्षित रातों रात वित्त पोषण दर लिंक्ड व्यापार उधार लेन देन लागू किया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। हिंदी मुझे लग रहा है कि इंग्लिश के कंपेरिजन में ज़्यादा टफ है, तो आप लोग इंग्लिश ही पढ़ लीजिएगा, चीज़ें वहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और इसका जो आंसर है येस बैंक, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी येस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात हुई है SOFR की, यानी कि सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। SOFR क्या है, ARR क्या होता है, ARR क्या होता है, लिबोर क्या होता है, ठीक ना, लिबोर क्या होता है, स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट क्या है, ये सब कुछ अपने पिछली वीडियोस में मैंने बताया है और काफ़ी डिटेल में बताया है। जो लोग रेगुलर चैनल पर बने हुए हैं, जो लोग लगातार सारे वीडियोस देख रहे हैं, उनको इसके बारे में पता होगा और बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, जिनको नहीं पता, जो लोग चैनल पर नए हैं, जो लोग अभी नए नए जुड़ रहे हैं, उनके लिए बाद में किसी न किसी क्वेश्चन में या फिर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर येस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर तो मैं लगातार पूछ ही रहा हूँ, तब तक याद हो गया होगा आप लोगों को, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। एज पर द रिसेंट प्रोजेक्शन ऑफ नोमुरा, व्हाट इज द इंडियाज रिवाइज्ड GDP ग्रोथ रेट। नोमुरा के हालिया प्रक्षेपण के अनुसार भारत की संशोधित GDP विकास दर क्या है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ये इसमें पूछा गया है। और 12.6 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 12.6% ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और पहले यह अनुमान 13.5% था, ऑप्शन नंबर बी में ये भी दिया गया। ठीक, और यहाँ पर बात किसकी हुई है, यहाँ पर बात हुई है नोमुरा की। तो नोमुरा का हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो नोमुरा का हेडक्वार्टर जो है वो टोक्यो जापान में है। ठीक है, नोमुरा का हेडक्वार्टर टोक्यो जापान में है। ऑप्शन नंबर है 12.6% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने अप्रैल सेकंड वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग या तो मई का डिस्कस करेंगे या फिर इसका मई थर्ड वीक का डिस्कस करेंगे या फिर अप्रैल थर्ड वीक का डिस्कस करेंगे। जो जिसका भी कंटेंट रेडी हो जाएगा वो वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।